डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड का जो टाइटल है, जो सिलेबस मैंने नोट किया है उसी को, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आप एक एक टॉपिक कितना गहराई में कितना करना है, कौन सा टॉपिक हमें कराना है, कौन सा अपने आप आपको कर लेना है। मैं लेकिन लिखता हूँ सारे टॉपिक्स। ये पहले ही इन्होंने जो पॉइंट लिखा है, स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये हेडिंग है, बेसिस ऑफ। ये यूनिट सेकंड का टाइटल समझ लीजिए। मतलब क्योंकि पहले से आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या स्टैटिस्टिकल फिजिक्स अप टू बीएससी सेकेंड ईयर कभी नहीं पढ़ी है, इसलिए पहली यूनिट स्टैटिस्टिक्स की शुरू हो रही है। तो जो यूनिट 2 का टाइटल इन्होंने डाला है, स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब उसमें टॉपिक्स क्या हैं? सबसे पहला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एंड थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। जो तीसरा टॉपिक है, दो टॉपिक तो ये हो गए, पहला था प्रोबेबिलिटी एंड थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। दूसरा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है, जैसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थे, छोटे से दो हैं, ऐसे ही पोस्टुलेट ये एक है, छोटा सा है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग हर साल पूछा जाता है। इसलिए इसको आपको हमें समझाना होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। And its narrowing with increase in number of particles। यानी कि पहले भी हमने आपको बताया था कि कोई भी सिस्टम है जिसको हमें स्टडी करना होगा, वो सिस्टम किससे मिलके बना होगा? पार्टिकल से। और पार्टिकल्स को हमें की स्टैटिस्टिक्स बनानी होगी। पिछले वाले कल हमने आपको बताया था कि इनको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट की कला सीखनी है, उसी की थ्योरी है। तो जब हमारे पार्टिकल 10 होंगे या 100 होंगे या 1000 होंगे या 1 करोड़ होंगे या 10 to the power 20 होंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का प्रोबेबिलिटी के रूप में, कोई भी घटना है किसी को नहीं पता है। प्रोबेबिलिटी होती है कि हम किसी सिक्के को उछालेंगे तो वो हेड आएगा या टेल आएगा, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये आप जानते हैं, 1/2। यही तो कहते हैं आप। तो ऐसे ही पार्टिकल, हर पार्टिकल है सिस्टम के अंदर, उसकी अपनी एक एनर्जी होगी, उसका एनर्जी लेवल होगा। तो एनर्जी के हिसाब से उनको बांटा जाता है या उनके मोमेंटम के हिसाब से बांटेंगे। मोस्टली जो भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल में,
एनर्जी कंसीडर करनी पड़ेगी। जब बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे तो उनकी हमको लेनी पड़ेगी एनर्जी। सारे किसी सिस्टम के अंदर सारे पार्टिकल्स समान एनर्जी वाले नहीं होते, हमें वहां पे सेल्स कंसीडर करनी होगी। सेल्स बहुत सारी एन सेल्स होंगी, यार यहाँ पर शायद वो दिखाई नहीं देता है, एन सेल्स होंगी और उन सेल्स में बांटेंगे। अब कितने पार्टिकल्स बांटेंगे? तो हम थ्योरेटिकली ऐसे करते हैं, n1 सेल, n1 पार्टिकल्स इन सेल 1, n2 पार्टिकल्स इन सेल 2 और ith वाले में ni, इस तरीके से बांटते हैं। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस ni, इस तरीके से लिखते चले जाते हैं। ये हमें कुछ कंसीडरेशन लेने होंगे। और हर पार्टिकल की एनर्जी जो सेल 1 में होगी उसमें एप्सिलॉन 1 होगी, दूसरे वाले में एप्सिलॉन 2। ये सब नोटेशन, इसकी लैंग्वेज हमको बनानी होगी, जो कि हम जब भी टॉपिक आएगा तब हम उसके हिसाब से आपको समझाते चले जाएंगे। पहली चीज सोच लीजिए कि सिस्टम होगा, सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जो पिछले कल हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और उनका एक तरीका होता है कि कैसे हम उनको कंसीडर करें। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज बनाने के लिए इन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं वैसे वैसे स्टैटिस्टिकल जो फॉर्मूले हम निकालते हैं वो सही बैठते हैं। ये नैरोइंग का मतलब है एक्यूरेसी आती है, प्रोबेबिलिटी वाला जो फंडामेंटल है वो अच्छे से अप्लाई होता है। इस टॉपिक का मतलब यही है। नेक्स्ट जो है टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये अपने आप करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। फॉर एवरेज प्रॉपर्टीज और एवरेज प्रॉपर्टीज, एवरेज निकालने का जो बेसिक मैथमेटिक्स में है वही होता है, इसको 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 जोड़ के टोटल से डिवाइड कर दो। और नोटेशन जरूर आ जाता है कि ऐसे लगा देते हैं एवरेज के लिए, n1x1 प्लस n2x2 करके फिर n1 प्लस n2 प्लस n3, इस तरीके से कर देते हैं। ये आप अपने आप बुक में देखेंगे, आधे पेज में लिखा हुआ है, यू कैन स्टडी योरसेल्फ। तो दूसरा है, ये है एक्सप्रेशन फॉर एवरेज प्रॉपर्टी, एवरेज प्रॉपर्टीज। इसके बाद टॉपिक है कंस्ट्रेंट्स। ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, ये बीच का है, लोग पूछ देते हैं, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हमने दो टॉपिक लिखे हैं। तो ये है, छोटा सा टॉपिक है कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स, और इसी के साथ है एसेसिबल, inaccessible states। स्टेट्स का मतलब जानते हो ना, उसकी अवस्था, उसका लेवल। तो बहुत सारे पार्टिकल्स की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बताओगे। अब चूंकि हम एक मॉडल बना रहे हैं, थ्योरी बना रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बना रहे हैं, तो बनने को मैथमेटिक्स के हिसाब से हम बनाते चले जाएंगे, लेकिन कौन सी एसेस करने लायक है, कौन सी नहीं एसेस करने वाली है, तो उसके बारे में फंडामेंटल्स इस टॉपिक के अंदर है। इसमें जो है कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स के बारे में आप लोग जानते हैं थोड़ा बहुत? कंस्ट्रेंट्स का मतलब जानता है कोई? रेस्ट्रिक्शन, शाबाश, बिल्कुल सही है। जो किसी भी सिस्टम पे या कहीं भी किसी की जो मोशन हो रही है उस पर जो ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं उसको कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया किसी कंटेनर में गैस है, मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो जो भी आप फिजिक्स उसकी बनाओगे विद इन कंटेनर बनाओगे, उसके बाहर आप उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं लेंगे, ये कंस्ट्रेंट्स है।
कोई चीज जो है रोड पे चल रही है तो रोड के बाहर उसका आप नहीं दिखाएंगे, वो कंस्ट्रेंट है कि द व्हीकल मस्ट मूव ऑन द रोड, ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट्स जो फिजिक्स और मैकेनिक्स की भाषा में जो कहे जाते हैं उनको हम लोग बात कर लेंगे टॉपिक के हिसाब से, जो बुक के हिसाब से शुरुआत में चलना है। और उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स विद ए गिवन टोटल एनर्जी। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन का खेल है स्टैटिस्टिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स with a given total energy, with a given total energy into, आपने पढ़ी है ना क्वांटम मैकेनिक्स, एनर्जी लेवल्स जैसे डिस्क्रीट कहते हो, डिस्क्रीट ही तो कहते हो, 1 2 3 बीच में नहीं है, तो कंटिन्यूअस नहीं है। तो हमें इस तरीके से बांटना है इनटू आने का टोटल एनर्जी इनटू डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी स्टेट्स, इनटू डिस्क्रीट सेट्स ऑफ एनर्जी स्टेट्स। तो ये भी कोई, ये बेसिक के लिए जरूरी है, एग्जाम के लिए आएगा तो शॉर्ट आंसर में आएगा। ये जितने टॉपिक्स हैं वो ज्यादातर शॉर्ट आंसर वाले हैं, चाहे प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी हो, चाहे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये थोड़ा सा इसमें आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स है इसमें। इसके अलावा कंस्ट्रेंट्स, असेसिबल, इनअसेसिबल स्टेट्स, ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स विद ए गिवन टोटल एनर्जी इनटू, ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा बना के बुक में दिया गया है, ये बड़े में शायद नहीं आता है, हो सकता आता हो, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइट में नहीं है लेकिन बैकग्राउंड में है कि भाई एनर्जी में कैसे बांटेंगे। हालांकि हमने आपको अभी दिखा दिया एनर्जी में कैसे बांटते हैं, जैसे कहा हमने ई टोटल एनर्जी को बांटना है, और हमने जो अभी आइडिया लिया कि हम एनर्जी की स्टेट्स मान लेते हैं 1 2 3 4 अप टू n एनर्जी स्टेट्स हैं, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके ग्रुप बांट दिए कि भाई n1 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स फर्स्ट एनर्जी स्टेट में जो है वो उसमें n1 मॉलिक्यूल्स में हर एक की एनर्जी एप्सिलॉन 1 होगी, n2 मॉलिक्यूल्स है सेकेंड वाले में और उसमें हर एक के पास एनर्जी एप्सिलॉन 2 होगी। इसी तरीके से आयत वाले में एप्सिलॉन 5 होगी। तो ये पूरी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट 3 में जाएंगे, यूनिट 4 में जाएंगे, ये इक्वेशन हमेशा आपको यूज करनी पड़ेगी। कैपिटल N इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस Ni, इस तरीके से लिखेंगे, और दूसरी टोटल एनर्जी इक्वल टू एप्सिलॉन 1 N1। क्योंकि अगर हम सेल्स में या एनर्जी स्टेट में एक ही बात है, हम उसी को सेल भी बोलते हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि स्पेस ऑक्यूपाई करती है और एनर्जी के हिसाब से कि सबकी एनर्जी एक समान है, तो सेल 1 की जो एनर्जी स्टेट है वो N1 मतलब फर्स्ट कह देते हैं। तो हम ये कहेंगे कि हर एक की एनर्जी एप्सिलॉन 1 है, तो एप्सिलॉन 1 N1 प्लस एप्सिलॉन 2 N2 प्लस एप्सिलॉन 3 N3 प्लस एप्सिलॉन I Ni। इस इक्वेशन का 3 टाइप की स्टैटिस्टिक्स हैं आपके सामने, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। पूरे सिलेबस में जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है। मैं ये सिलेबस में बिठा सकता हूँ, आपके पास सबके पास है ही, क्योंकि हमें इसके बहाने इस टॉपिक से रिलेटेड बोलना था इसलिए मैंने लिखा था। ये हमको मालूम है, हमने भी डाउनलोड किया था। एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करने देना चाहता हूँ कि जो सिलेबस हमने अपलोड किया था शुरुआत में आप लोगों के लिए वही सही है। किसी ने और किसी टीचर ने डाल दिया था क्या दूसरा सिलेबस? किसी ने हमसे पूछा कि किसने डाला था दूसरा, किसी दो टीचर ने डाला था। तो जो हमने डाला था ओल्ड सिलेबस है ये,
क्योंकि आपने ओल्ड सिलेबस से पार्ट 1 भी पढ़ाई की है और पार्ट 2 भी और अब पार्ट 3 भी करेंगे, तो कंफ्यूज ना हो, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ना जाए जो दूसरा वाला अपलोड किया था। हालांकि पिछला वाला जो वीडियो हमने कंक्लूडिंग में शायद जो बात बोल रहे हैं उसमें लिखी है, उसको हमने अभी अपलोड नहीं किया है, उसको करूँगा, पहले इसको अपलोड करूँगा। एक वीडियो बचा है रिलेटिविटी का, उसको भी डालूंगा, ठीक है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको पूरे सिलेबस में जो स्टैटिस्टिक्स है पार्टिकल्स की, जो हिसाब किताब, मैं देहाती भाषा यूज कर रहा हूँ, हिसाब किताब मतलब एनर्जी, मोमेंटम, यही सब होते हैं। तो उनको पार्टिकल्स को डिफरेंट सेल्स में या एनर्जी स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3 स्टैटिस्टिक्स मानी जाती हैं, मतलब सामने आई हैं, और इन्हीं में सारा संसार सिमट गया है। पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूट करने का संसार इन 3 स्टैटिस्टिक्स के अनुसार ही होता है। पहली स्टैटिस्टिक्स है वो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में आती है। क्लासिकल का मतलब होता ही है, आप जानते हो, जो अभी तक मैकेनिक्स पढ़ते हो वो क्लासिकल है। और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन पूरा लिखूं या कैसे काम चल जाएगा, एमबी स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। और जो दूसरी वाली है वो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है। ये यूनिट 4 में है, यूनिट 4। ये यूनिट 3 में है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, यूनिट 3 में, ठीक है। और इसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स जो है उसको वर्णन है, और चूंकि शुरुआत इसी से हुई है तो इसका महत्व खूब सारा है, अभी भी वो फेल नहीं है स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद चूंकि क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक आ गया, क्वांटम मैकेनिक्स का बेस आना मैं आपको समझा दूं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है, फिर तो एक एक टॉपिक ही हमें डिस्कस करना होगा। क्वांटम की जरूरत क्या पड़ी, कोई बताएगा पूरे क्लास में? मैं क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की बात बाद में करूं, पहले मैं पूछना चाहता हूं, कोई क्लास में बच्चा बताएगा, क्योंकि अच्छे बच्चे हैं और स्मार्ट बनिए बताने में, कि क्वांटम मैकेनिक्स की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों मजबूर हुए हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स को सामने लाने के लिए और उसको अप्लाई करने के लिए। दो कंडीशन है, पार्टिकल की वेलोसिटी है वो टी के कंपैरिजन में हो जाए, या पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत छोटा हो जाए, तो हम क्लासिकल को नहीं अप्लाई कर सकते, उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई कर सकते। अब ठीक है, तुमने कोशिश करी, लेकिन मैं अपने हिसाब से बताना चाहता हूँ, इसके अलावा दूसरी बात नहीं। पहली चीज तो ये है कि जो ऑब्जर्वेशन है हमारी, जो हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को कंटिन्यूअस देखते हैं, जब हम हाई रिजोल्यूशन में जाते हैं तो कंटिन्यूअस ना होकर डिस्क्रीट होगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब लाइट से ज्यादा कंटिन्यूअस कोई नहीं मानता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेव इज कंटिन्यूअस, ठीक। लेकिन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना पड़ा, तब वो प्लैंक की जो हाइपोथेसिस आई कि नहीं, वो पार्टिकल नेचर भी होता है लाइट का। मैं ये नहीं कह रहा कि वेव नेचर नहीं है, पार्टिकल भी नेचर भी होता है, और वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के फोटोन का होता है, और उसकी एनर्जी इक्वल टू एच न्यू होती है, ठीक। फोटोन के बारे में कह दिया। लेकिन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आई कि पार्टिकल जिनको हम मान के चल रहे हैं उसके साथ वेव भी एसोसिएटेड, मतलब अगर वेव के साथ उन्होंने पार्टिकल की हाइपोथेसिस दे डाली, तो डी ब्रोगली ने पार्टिकल के साथ वेव की हाइपोथेसिस दे डाली।
थियोटिकली पहले। बाद में चूंकि ये जो पार्टिकल्स के जैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही है, E होता है या 2E होता है, 1.1 E नहीं होता, 1.01 E नहीं होता। इसका मतलब है कि ये डिस्क्रीट सेट है, एक पैकेटीकरण समझ लीजिए। ये क्वांटाइजेशन का मतलब पैकेटीकरण। जो आप मर्जी आओगे वो वैल्यू नहीं होगी। हर चीज जो है छोटे छोटे पैकेट में ईश्वर ने बना दी, ठीक है। तो जो चार्ज का था इसको भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। सब चीजें एक साथ मिलती जा रही हैं। जब उन्होंने कहा कि नहीं, पार्टिकल जो है अकेला पार्टिकल नहीं होता, जो मेटेरियल पार्टिकल होता है वो भी पार्टिकल भी होता है और साथ में उसका वेव नेचर भी होता है। यानी पार्टिकल्स इन एन एटॉमिक मैग्नीट्यूड आर एसोसिएटेड विद द वेव। और उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला भी निकाल दिया, उसके मोमेंटम का भी निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया। और जिसको बाद में ये दिक्कत आई, मान तो लिया लोगों ने क्योंकि बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए था। तो आपने क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेरिमेंट भी आपने पढ़े हैं। इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है उसकी वेवलेंथ निकाली, उसका डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट करा। तो ऐसे ये भी सिद्ध हो गई कि कोई भी चीज ना तो अकेले वेव होती है और ना अकेले पार्टिकल होती है, इसका ड्यूअल नेचर होता है। अब समस्या दूसरी थी कि अगर क्वांटाइज्ड वे में हर चीज को हमें एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे करें। उसके साथ एक चीज और है जो सबसे बड़ी चीज है, क्लासिकल और क्वांटम में डिफरेंस पैदा करती है। कि क्लासिकल में वैसे तो हम कंटिन्यूअस मानते हैं, लेकिन हम पार्टिकल का मिला हुआ मानते हैं, प्योरली पार्टिकल। जो भी सिस्टम है, सिस्टम को आप डिफाइन करते हो, ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज बॉडी कहते थे, यही तो आप कहते हो। तो अब आप उसकी स्पेस में, और ऐसा लगता है कि हमको सब कुछ दिख रहा है। यू आर ऑब्जर्विंग ऑल पार्टिकल्स। जो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हो, ये किस लिए बनाते हो? ये सब हर ऑब्जेक्ट, हर पार्टिकल, हर बॉडी की लोकेशन आप डिफाइन करने के लिए बनाते हो, उसके पोजीशन, मोमेंटम, कोऑर्डिनेट्स बताते हो। अगर ऐसा कुछ है कि जिसके हम पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स बना ही ना पाए, जब चीज दिखेगी तभी तो हम लोग उसकी जो है स्टेट बता पाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स असाइन कर पाएंगे। जब चीज अनऑब्जर्वेबल है, उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग केवल मौजूद है। हमने कहा कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होते हैं। कहां कौन सा न्यूक्लियॉन्स है? कैन यू स्पेसिफाई एग्जैक्टली यूजिंग ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यू कैन नेवर स्पेसिफाई। आप सिर्फ ये बता सकते हो कि न्यूक्लियस में है, ये प्रोबेबिलिटी 1 है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो वही है न्यूक्लियस में ही। तब आप क्या करते हो कि वेव को डिफाइन करने के लिए वेव फंक्शन दिया जाएगा, जिसका आप फिजिकल इंटरप्रिटेशन पढ़े होंगे, यही तो आप करे होंगे। तो वेव फंक्शन को लेते हुए वेव की इक्वेशन श्रोडिंगर महोदय ने बना डाली, ठीक है। और जब वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जैसे आप लिखते हो मैकेनिक्स में, आप